बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, कल हमने डिस्कस किया था, हमारा लास्ट जो टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेडिक्ट टेबल के अंदर कि ये हमारे पास जो प्रेडिक्ट टेबल है इसमें ये शुरू वाले जो एलिमेंट्स हैं, दूसरे ग्रुप, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के, ये भी मेटल्स हैं। फिर आगे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये भी मेटल्स हैं। फिर आगे ये ग्रे कलर में मेटलाइड्स आती हैं। उसके बाद एंड पे ये ब्लू से कलर में जो है ये सारी नॉन मेटल्स हैं, और ये ब्लैक नोबल गैसेस भी नॉन मेटल्स हैं। तो मतलब शुरू में हमारे पास मेटल्स आ रही हैं, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास एंड पे नॉन मेटल्स आती हैं। तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो हम फिर यही कहते हैं कि जी शुरू में लेफ़्ट से राइट हम जब जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर कम होता जा रहा है और नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एंड पे बिल्कुल जाके सिर्फ नॉन मेटल्स ही रह जाती हैं, मेटल्स ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो मेटल्स होती हैं उन एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सके, वो मेटल्स कहलाती हैं। अब ये जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं इनका साइज बड़ा होता है। हमने पढ़ा लेफ्ट से राइट जाए तो साइज छोटा होता जाता है। तो शुरू वाले जो हैं इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इनके जो वैलेंस शेल हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होती है इसी वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इस वजह से ये मेटल्स कहलाते हैं। लेकिन जो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाते हैं साइज छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब हो गया, न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि फिर जो है एटम्स एंड पे जाके बचते हैं, उनकी फिर लूज करने की पावर तो नहीं रहती, उल्टा उनकी गेन करने की पावर ज़्यादा हो जाती है। तो वो फिर नॉन मेटल्स आपकी जो है वो बन जाते हैं। इसी तरह ये पीरियड की बात होगी, जब आप ग्रुप में एक ग्रुप में चलते हैं, जैसे पहले मेटल वाले बात कर लें, ये लिथियम है, इसका साइज छोटा है, सोडियम का उससे बड़ा, पोटेशियम का। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एटम का साइज बड़ा हो रहा है। तो साइज बड़ा होने की वजह से नंबर ऑफ शेल ज़्यादा आ रहे हैं, साइज इंक्रीज है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो गया शेल आने की वजह से। तो जो नीचे वाला एलिमेंट्स हैं बड़े वाले, उनके वैलेंस शेल जो हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं, न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हम कहते हैं जैसे जैसे आप पीरियड ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज बड़ा होने की वजह से मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होता जाता है। जब आप बात करते हैं इधर, ये तो होगी मेटल वाले ग्रुप की, और अगर आप नॉन मेटल वाले ग्रुप की बात करें तो उधर भी देखेंगे ये कार्बन जैसे है, तो कार्बन नॉन मेटल है। उससे नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम का साइज कार्बन से थोड़ा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो मेटलाइड हो गए, मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे होते हैं। और जर्मेनियम के बाद टिन और लेड आए तो वो मेटल्स ही आ गई, मेटल के जुमरे में आ गई, कि उनका साइज इतना बड़ा हो गया कि अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी भी रख रहे हैं और केटायन भी बना रहे हैं आसानी से। तो उनकी जो है वो मेटालिक करेक्टर अब ज़्यादा हो गए। तो यानी ये नॉन मेटल्स के ग्रुप में भी आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, साइज बड़ा होने की वजह से, शील्डिंग वेट ज़्यादा होने की वजह से मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता जाता है। अगर ये तो हो गया मेटालिक, नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करेंगे तो वो बिल्कुल इसका उल्ट हो जाएगा, रिवर्स में जाएगा। रिवर्स का मतलब ये है कि नॉन मेटल करेक्टर नीचे की तरफ जाए तो मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है। इस तरह पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर आपका कम हो रहा था, लेकिन नॉन मेटालिक करेक्टर आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो आपके नोट्स में इसके क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर ना। तो मेटालिक करेक्टर हम कहते हैं एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक करेक्टर। ग्रुप्स में टॉप से बॉटम जाए तो ये इंक्रीज हो रहा है मेटालिक करेक्टर। क्यों इंक्रीज हो रहा है? कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल है,
इसको आप इस तरह एक मैं शॉर्ट में दिखाऊं तो ये जैसे ना, ये पहला मेटालिक कैरेक्टर लिखा हुआ है, लेफ्ट से राइट जाएं तो पीरियड्स में ये डिक्रीज हो रहा है, और ग्रुप्स में अप से डाउन जाएं ग्रुप्स में तो ये इंक्रीज हो रहा है। और जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो इसका उल्टा है, उसमें पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाएं तो वो इंक्रीज है, और जो ग्रुप्स में अप से डाउन जाएं तो वो डिक्रीज है। तो पीरियड ग्रुप में इंक्रीज क्यों है जी? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है, इंक्रीज इन शील्डिंग फैक्ट है, डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, और इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो गए, साइज बड़ा हो गया, शील्डिंग फैक्ट भी ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फिर कम पड़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, तो मेटालिक रिएक्टर ज़्यादा हो गया। पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो रही है, एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जा रहा है, इस वजह से मेटालिक रिएक्टर कम हो रहा है। और जो दूसरा आपका है नॉन मेटालिक करेक्टर, वो बिल्कुल उसका उल्ट होगा कि एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नॉन मेटालिक करेक्टर। और ग्रुप्स में जाए तो ये डिक्रीज है, रीजंस वही जो ऊपर आपने दी वही सारी, कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, साइज बड़ा हो गया, शील्ड इफेक्ट ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो गेन करना मुश्किल हो गया। और पीरियड में इंक्रीज क्यों है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई, एटॉमिक रेडियस कम हो गया और गेन करना आसान हो गया, इस वजह से ये नॉन मेटालिक करेक्टर पीरियड्स में बढ़ रहा है और ग्रुप्स में कम हो रहा है। दूसरी बात जो यहाँ पे इन्होंने की हुई है आपके बुक के ऊपर, इसी हेडिंग के नीचे, मेटल ऑक्साइड्स की हुई है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की है, और मेटलाइड्स की है। मेटल ऑक्साइड हम कहते हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो सारे बेसिक हैं। बेसिक इसलिए बोलते हैं कि वो जब पानी में उनको ऐड किया जाता है, जैसे ये सोडियम ऑक्साइड को पानी में ऐड किया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है एक बेस होती है, तो जो मेटल के ऑक्साइड चूंकि पानी में हल होके एक बेस बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, इस वजह से इनको बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं इनको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ये जब पानी में मिलते हैं, जैसे ये SO3 पानी के साथ मिक्स हो रहा है तो H2SO4 बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो जब पानी से मिलते हैं तो चूंकि वो एसिड बनाते हैं, इस वजह से इनको एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। मेटलाइड हमने पढ़ा वो कैटेगरी थी जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, तो अगर उनके ऑक्साइड को आप देखेंगे तो उनको फिर एक अलग से नाम देते हैं एम्फोटेरिक का। ये लास्ट में लिखा हुआ है, देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक हम उनको कहते हैं ऑक्साइड्स को कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकें और बेस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ये जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर रहा है और साल्ट और वाटर बना रहा है, और यही इसके जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया है तो ये इसने एक्ट किया है एज अ बेस, और ये देखिए दूसरे रिएक्शन में ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे ये खुद एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद ये साल्ट बना देता है, जिसे हम सोडियम जिंकेट का नाम दे देते हैं। तो ये मेटलाइड जो होते हैं इनके ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं कि ये वो एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं। और इस टॉपिक में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये टेक्स्ट बुक्स के में MCQs भी है, और एक आपके पास ये टेक्स्ट बुक्स में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, या व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। तो ये टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये दो ग्रुप में और पीरियड में इसका ट्रेंड दिया जो भी हमने बात की है, ये आपने ज़रूर याद करना है इस टॉपिक के नीचे से ये शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस कुछ जो दिए हुए हैं ये इसमें होते हैं, कुछ पास पेपर वगैरह के भी होते हैं, और कोई एक आधा फाइल होते हैं बनाए, तकरीबन सारे हुए हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा, लेकिन एक्सरसाइज वाला आपने ज़रूर करना है। और बाकी इसमें नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये तो हो गया जी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हवाले से। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका बात पहले कर लेते हैं पीरियड के हवाले से ना, फिर बात करते हैं। ये आपके पास मैंने ड्रा किया जी मेल्टिंग पॉइंट को समझाने के लिए।
इसमें हम देखें कि पीरियड में लेफ्ट से राइट आप जब जाते हैं ना, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं। पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं। इंक्रीज कहाँ तक है? ये ग्रुप नंबर 1A 2A 3A और फिर 4A। 1A से लेके 4A तक इंक्रीज होता आता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते आते हैं। 1A के कम है, 2A के उससे ज्यादा, 3 के उससे ज्यादा, 4 के उससे भी ज्यादा। और 5 से लेके आगे 8 तक ये सारे डिक्रीज होते जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों 5वें ग्रुप से लेके 8वें ग्रुप तक आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते हैं। वजह इसकी क्या है कि आप ये 3 कैटेगरी हमारे पास आती है ना, अगर हम इस तरह ग्रुप्स को देखें तो पहले 3 ग्रुप्स हैं जो मेटल्स को बिलोंग करते हैं, इनमें मेटल्स मौजूद हैं। चौथे ग्रुप में से लेके 8वें तक ये दोनों में नॉन मेटल्स है, चौथे से लेके 8वें तक नॉन मेटल्स मौजूद हैं। अच्छा, मेटल्स में अब कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं? उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या नाम देते हैं जी? मेटालिक बॉन्डिंग का। और जो नॉन मेटल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कंसीडर करेंगे, जो कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर रही होगी, उसको हम नाम देते हैं लंदन फोर्सेस का। तो मेटल्स के केस में मेटालिक बॉन्डिंग और नॉन मेटल्स में लंदन फोर्सेस। अच्छा, अब मेटालिक बॉन्डिंग का आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी था कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है कि जब आपका कोई भी मेटल का एटम जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और दरमियान में आपका सेंटर में मेटल का एटम होता है और उसके गिर्द जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते रहते हैं। अगर इसको भी मैं यहाँ छोटा सा ड्रा कर लें तो लेट्स सपोज कि ये एक मेटल का टुकड़ा है जिसके अंदर आपके पास ये मेटल के एटम्स मौजूद हों। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे ये एक मेटल का पीस है जिसके अंदर ये सारे आपको मेटल के एटम नजर आ रहे हैं। अब इनके अंदर छोटे छोटे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो इन्होंने लूज किए होते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा साइज संभाल कर लेते हैं। ये जैसे ना फ्री इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये वाला, इसमें ये मेटल का पीस है जिसमें ये मेटल के एटम है और दरमियान में ये छोटे डॉट फ्री इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। अब ये जो मेटल का एटम आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको पता है वो इसके न्यूक्लियस का चार्ज होता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले ये जो एटम है और नेगेटिव चार्ज वाले ये जो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड का। ठीक हो गई। अब एक दूसरी बात ये कि ये आपको ये भी अब यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि जितना ये मेटल का साइज छोटा होगा ना, उतना इस जो इलेक्ट्रॉन लूज की इलेक्ट्रॉन है और उस मेटल के जो साइज, इनकी आपस में जो फोर्स अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। यानी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जितना इस एटम इसका साइज छोटा होगा। लेकिन जितना ये साइज बड़ा होता जाएगा उतना ये फ्री लूज की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो बहुत दूर होगा, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा उसके ऊपर फील भी नहीं होगी। तो यानी हमारे पास अब मेटल्स में बात की हमने, पहले 3 ग्रुप में मेटल्स हैं और मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है साइज के ऊपर। जितना साइज छोटा होगा उतनी ये स्ट्रॉन्ग होगी और जितना साइज बड़ा होगा उतनी मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो वीक होगी। दूसरी साइड पे जो नॉन मेटल्स हैं उनके केस में हमारे पास है लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जो लंदन फोर्सेस होती हैं ये साइज पे डिपेंड करती हैं और साइज जितना ज्यादा होगा उतनी ये लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी।
उतनी वो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आपस में फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो लंदन फोर्सेस साइज बढ़ने की वजह से बढ़ जाती हैं। अब अगर आप जर्नल देखें कि जब मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं, तो आपने पढ़ा ये पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाऊं तो साइज छोटा होता है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो मेटल्स के केस में चूंकि है मेटेलिक बॉन्डिंग, वो साइज छोटा होने से ज्यादा होती है, इस वजह से ये पहले 3 ग्रुप में जो मेल्टिंग बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले से दूसरे का ज्यादा है, साइज छोटा हुआ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तीसरे का और साइज छोटा हुआ मेटेलिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इस तरह मेल्टिंग बॉन्ड भी बढ़ता जा रहा है। जब बारी आई चौथे ग्रुप वालों की, चौथे से लेके 8वें वालों की ना, ये नॉन मेटल्स है, यहाँ पे लंदन फोर्सेस है। चौथे को भी मैं साइड पे रख रहा हूँ, 5वें से शुरू करता हूँ। 5वें का अब जो भी साइज है, छठे का उससे छोटा साइज है, 7वें का उससे छोटा, 8वें से उससे छोटा साइज है। तो साइज छोटा होने की वजह से लंदन फोर्सेस कम होती जा रही है, वीक होती जा रही है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं। तो ये जो वर्ड लिखा ना कि देन डिक्रीज, तो डिक्रीज इन्हीं के लिए लिखा है कि 5वें से लेके 8वें तक साइज छोटा होने की वजह से लंदन फोर्सेस कम हो रही हैं और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहे हैं। लेकिन पहले 3 ग्रुप में साइज छोटा होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही थी, इस वजह से हमने यहाँ लिखा कि लेफ्ट से राइट जाए तो पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। जो चौथा ग्रुप है इसका ज्यादा क्यों, इसका पहले 3 ग्रुप से भी ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हालांकि ये नॉन मेटल है लेकिन पहले 3 वालों से भी इसका ज्यादा। उसकी वजह ये है कि चौथे ग्रुप में कार्बन है, सिलिकॉन है। अब ये ऐसे नेचर के एलिमेंट्स है, आपको पता है कार्बन जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है ना, डायमंड की शक्ल में और ग्रेफाइट की शक्ल में पाया जाता है नेचर में। तो डायमंड और ग्रेफाइट चूंकि काफी सारे एटम्स एक मैक्रो स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चौथे ग्रुप वालों का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए है कि वो मैक्रो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस वजह से इनका ज्यादा है। और उससे आगे जो 5वें से 8वें तक हैं उनके फिर वो सिंपल मालिक्यूल होते हैं। जैसे 5वें में आपकी नाइट्रोजन N2 है, 2 एटमों का मालिक्यूल है। छठे में ऑक्सीजन O2, 7वें में फ्लोरीन F2 और 8वें में जैसे आपने नियॉन है इसके आगे, तो वो सिर्फ एक ही एटम का मालिक्यूल है। तो यानी यहाँ पे छोटे छोटे मालिक्यूल है और साइज छोटा होने की वजह से उनकी लंदन फोर्सेस कम हो रही हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रेंड आ गया इसका पीरियड में। अब आप बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर, ये ग्रुप्स को ले ले, ये ग्रुप्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रुप्स में उसने कहा साइज इंक्रीज होता है। नीचे की तरफ जाएं तो आपको पता है नंबर ऑफ जब पीरियड्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी वजह से फिर ग्रुप नंबर ऑफ शेल ज्यादा आएंगे, ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उनका साइज बड़ा होता जाएगा। अब प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ गई, जो मेटालिक बॉन्डिंग रखने वाले एलिमेंट्स है, पहले 3 ग्रुप वाले हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। इनका क्यों डिक्रीज हो रहा है कि साइज बड़ा होने से मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रुप्स में जब नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कमजोर होने की वजह से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्डिंग कमजोर होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन जो चौथे से लेके 8वें तक नॉन मेटल्स वाले हैं, इनमें चूंकि आपको पता है लंदन फोर्सेस हैं और वो साइज के बढ़ने की वजह से बढ़ती हैं, तो इस वजह से इन दोनों ग्रुप्स में चौथे से लेके 8वें तक इन अगले नॉन मेटल वाले सारे ग्रुप्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारे नीचे जाए तो इंक्रीज ही होते हैं कि साइज बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस ज्यादा होती जा रही है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता जा रहा है। तो ये तो ओवरऑल ट्रेंड हो गया। अब इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो हम जरा देख लेते हैं आपके नोट्स में से भी। इसमें आप देखेंगे ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक ये आ गया। अच्छा, इसमें अब एमसीक्यू तो कोई नहीं है, एमसीक्यू ये पहले वाला है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का एमसीक्यू। लेकिन ये जो बड़े बड़े एमसीक्यूज हैं ना इस चैप्टर में आप देखेंगे शुरू को 2-3 एमसीक्यूज हैं इसकी एक्सरसाइज के जो छोटे हैं, बाकी ये बड़े बड़े हैं। तो बड़े बड़े पास पेपर में आने की ना इतना रवाज नहीं है, तो इनके आने के चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर वो छोटे छोटे एमसीक्यूज ही आते होते हैं, छोटी वर्डिंग वाले, छोटी ऑप्शन वाले। अच्छा, अब ये है 36 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया, ये इसके एंड पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सवाल कुछ इस तरह दिया हुआ है
गिव द वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, या ये एक्सरसाइज में गालबन ये था वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द शॉर्ट पीरियड, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी था। और एक ये भी था कि द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द मिडल ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देन डिक्रीज ऑनवर्ड, ये भी एक्सरसाइज में सवाल है। तो ये इसका आंसर ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि पहले 3 ग्रुप जो कि मेटल्स के हैं तो उसमें ये इंक्रीज होता है पीरियड में, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है। और चौथे ग्रुप का हमने कहा बड़ा है क्योंकि उसका मैक्रो स्ट्रक्चर होता है। 5वें से 7वें का हमने कहा कि डिक्रीज होता जाता है, उसकी वजह के साइज कम हो रहा है, लंडन फोर्सेस भी कम हो रही हैं। ये पीरियड्स की बात है जो दोनों एक्सरसाइज में। ग्रुप्स वाला मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो पेपर में ना एक्सरसाइज में ये सवाल नहीं दिया हुआ। इस तरह ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस से ज्यादा है। ये अब आपके पास पेपर में तो नहीं आया सवाल, ना ही उसमें आपके है। ये मैंने सिर्फ आपकी ये अगर आप देखें ना यहाँ पे जरा, ये जो आपको फिगर नजर आ रही होगी, इस फिगर में आप देखें ना तो ये हाइड्रोजन से हीलियम पे लिथियम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कार्बन तक चौथे ग्रुप तक बढ़ता जा रहा है, उसके बाद कम होना शुरू हो गया, नियान तक कम होता गया, ये बात ठीक होगी। फिर सोडियम वाले का शुरू हो गया, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा ही है अभी भी। उसके बाद सिलिकॉन, चाहे इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, उसकी रीजन ये भी हो सकती है ना कि एल्यूमिनियम इतनी वो जो है ना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं रहती, वो मेटलाइट टाइप बन जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ना उस तरफ ट्रेंड भी शो करना शुरू कर देती है। तो उसके बाद सिलिकॉन चौथे ग्रुप का आ गया। उसके बाद डिक्रीज है, फास्फोरस के बाद सल्फर नीचे आना चाहिए था लेकिन सल्फर ऊपर आ रहा है, यानी सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से ज्यादा आ रहा है, हालांकि इसका कम होना चाहिए था नेचर के अंदर ना। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पास पेपर में नहीं आया आज तक और चांसेस भी शायद ना हो, लेकिन एंटी टेस्ट में भी आपका हेल्प करे, तो इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन बना भी दिया है, इसका आंसर भी लिख दिया है, और मैं सिर्फ ये शॉर्ट को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका साइज ज़्यादा होता है और लंडन फोर्सेस भी ज़्यादा है, क्योंकि सल्फर जो है वो पाया जाता है S8 शक्ल में, यानी 8 एटमों का मालिक्यूल है, और फास्फोरस जो है वो P4 है, 4 एटमों का मालिक्यूल है। तो जो 8 एटमों का मालिक्यूल है वो बड़ा होगा ना, लंडन फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगी, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। बाकी ये हमने एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट आपके पास है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। इसका लॉन्ग क्वेश्चन निकालते हैं, वहीं से डिस्कशन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये डिस्कशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास ये पास पेपर में ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये सवाल आया चाहे एक दफ़ा ये सवाल, एक्सप्लेन द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है, एक दफ़ा ही आया था, चलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ हो। इसमें हमारे पास अब ऑक्सीजन स्टेट जब बताएंगे तो हम सारे ग्रुप्स को मेंशन करेंगे पहले से लेके 8 तक, और उनमें जो जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन स्टेट रख सकते हैं उन सारों का मेंशन करते जाएंगे, यही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। जैसे इसने कहा ग्रुप 1A जो है पहले, यानी ग्रुप जो है इसके एलिमेंट जो होते हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं ड्यू टू 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम आ जाता है इसमें। अब यहाँ सोडियम क्लोराइड में आपको नजर आ रहा होगा कि सोडियम जो है उस +1 है ना, और क्लोरीन -1 है, और +1 -1 दोनों बराबर होते हैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो सो ओवरऑल ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। ये आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से ना, उसमें शुरू में पहला जो टॉपिक था वही था ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, और हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन थी उसमें ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के 2 मेथड से बैलेंस करें। तो वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट अगर आपके जहन में हो तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस चीज़ को बताने में। ये तकरीबन वही चीज़ जो वहाँ आपको बताई गई थी वही तकरीबन यहाँ पे भी है। दूसरा ग्रुप जो है इसके वैलेंस शेल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है। जैसे MgCl2 में क्लोरीन की आपको पता है -1 होती है, तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2 हो गई, तो साथ फिर मैग्नीशियम के ऊपर +2 होनी चाहिए ताकि -2 और +2 दोनों बैलेंस हो जाए। उसके बाद है जी ग्रुप 3। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 3 वालों की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और
जैसे AlCl3 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें क्लोरीन -1 है, 3 क्लोरीन पे -3 हो गया, तो एल्यूमिनियम पे फिर साथ +3 हो गया, ताकि -3 और +3 बराबर हो जाए, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा मॉलिक्यूल। उसके बाद है जी, इसमें आपको पता तीसरे ग्रुप में बोरोन एक वाहिद एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। बोरोन से नीचे एल्यूमिनियम आती है, टेबल को देखें ना, तो ये बोरोन आपके पास है, ये बोरोन है तीसरे ग्रुप में। तो बोरोन ये नॉन मेटल है, उसके नीचे एल्यूमिनियम से आगे सारी मेटल, इन सारों की वैलेंसी 3-3 ही है जैसे एल्यूमिनियम की थी। लेकिन बोरोन चूंकि नॉन मेटल है तो इसमें थोड़ी वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन इसमें ये आती है कि बोरोन +3 भी शो करता है जैसे BF3 के अंदर है, और -3 भी शो करता है जैसे BH3 के अंदर। ठीक हो? अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूं, ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ कि प्लस है तो माइनस भी बराबर होगा, इसको मैं ज़रा सा इधर ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। जैसे BF और 3 है जी, ठीक होगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है, तो एक पे -1 है, 3 के ऊपर -3 हो जाएगी, तो ये आपके पास -3 आ गई वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट। सॉरी, इसकी इसको साइज छोटा कर लेंगे, चले आप इसको कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ जरा, ये नज़र आ रहा है जी, नहीं तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये BF3 नज़र आ रहा होगा जी आपको, इसमें फ्लोरीन है और ये 3 फ्लोरीन के ऊपर -3 है। अब ओवरऑल देखें, इस -3 से पहले इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होने चाहिए, बराबर होंगे। तो ये अगर -3 है तो फिर इसके साथ जो आपके पास आता है बोरोन, उसके ऊपर फिर +3 होना चाहिए, ताकि माइनस और प्लस चार्जेस जो हैं वो बराबर हो जाएंगे और हमारे पास जो ओवरऑल कंपाउंड है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये +3 और -3 मिल के बराबर हो गए, ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह अगर BH3 में बात करें, जो हम उधर देख रहे थे, ये BF3 को मैंने समझाया। इसी तरह BH3 की बात करें तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बोरोन भी नॉन मेटल है। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है ना, ये नॉन मेटल वो पहले ग्रुप में पड़ी हुई है, पहले ग्रुप में पड़ी हुई है। अब इस पहले ग्रुप में होने का मतलब ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन सारे नॉन मेटल्स की निस्बत से कम होगी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। तो हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल से मिलेगी तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा +1 आएगी, और वो जो नॉन मेटल होगी उसकी नेगेटिव में जाएगी। लेकिन जब हाइड्रोजन इन मेटल में से किसी मेटल के साथ मिली होगी तो फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव होगी, क्योंकि मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनकी पॉजिटिव ही आनी है, हाइड्रोजन को फिर नेगेटिव में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बोरोन है BH3 है, इसमें आप देखें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपके जो नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी साथ नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन की अगर +1 ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, 3 पे +3 होगी, तो बोरोन के ऊपर फिर -3 होनी चाहिए, ताकि +3 -3 बराबर आ जाए। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप 4। चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स को हम, चूंकि इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो +4 ऑक्सीजन स्टेट होगी, जैसे ये कार्बन CCl4 है, 4 क्लोरीन पे -4 और कार्बन पे +4। लेकिन इसके अलावा भी ये शो करते हैं, जैसे कार्बन के लिए +2 है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 होती है ना, और कार्बन साथ +2 है, तो कार्बन की +2 की भी ऑक्सीजन स्टेट आ जाती है, जैसे ये कार्बन मोनो में आ रही है। इसी तरह ये 0 ऑक्सीजन स्टेट में भी आ जाता है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट में आ रहा होता है। जैसे देखो ना, 6 ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, -12 आएगा ना, एक ऑक्सीजन -2, 6 ऑक्सीजन के ऊपर -12 आ गया। तो साथ ही 12 हाइड्रोजन है तो वो +12 हो गया, तो -12 +12 तो बराबर हो गए, बैलेंस आउट हो गए। तो कार्बन की फिर स्टेट हमें 0 देनी पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल तो 0 है, न्यूट्रल है। तो इस तरह इस मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 0 निकलती है। ये MCQ भी आया हुआ था, गालबन फर्स्ट ईयर में था या सेकंड ईयर में था, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। उसके बाद पांचवा ग्रुप था। इसमें पांचवें ग्रुप में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो ये पांचों छोड़ दे तो +5 हो जाएंगे, या 3
5 है ना, तो 3 और ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे, या ये 3 गेन कर लें तो इनके 8 हो जाएंगे, यानी +3 भी 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ये जर्नल है सब के लिए। लेकिन कुछ जो स्पेसिफिकेशन वो ये आती है, जैसे फास्फोरस आता है, इसमें +3 भी है PCl3 के अंदर जैसे, और ये +5 भी है जैसे PCl5 के अंदर है। तो इसकी यानी 2 ऑक्सीजन स्टेट्स इस रूटीन से हट के हैं। सॉरी, +5 वाली तो वही आ जाती, +3 वाली रूटीन से हट के है, उधर -3 है, इधर +3 है। इसी तरह नाइट्रोजन जो है, इसकी तो काफ़ी सारी चेंज है, जैसे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन -3 है, 3 हाइड्रोजन नॉन मेटल नाइट्रोजन से मिली, वो भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन +1 होनी चाहिए, 3 हाइड्रोजन पे +3, तो नाइट्रोजन पे फिर -3। ऑक्सीजन पे आपको पता है -2 होती है, तो नाइट्रोजन के ऊपर +2 आएगी। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1, 3 फ्लोरीन पे -3, तो नाइट्रोजन पे +3 आ गया। ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन पे -4, तो एक नाइट्रोजन पे +4 आ गया बैलेंस करने के लिए चार्ज को। इसी तरह ऑक्सीजन -2 है, 5 के ऊपर तो -10 है, और 2 नाइट्रोजन के ऊपर +10 आ जाएगा। 2 के ऊपर +10 है, तो एक के हिस्से में फिर +5 आएगा। तो यानी इस तरह नाइट्रोजन की काफ़ी सारी ऑक्सीजन स्टेट्स बन जाती हैं। छठा ग्रुप जो है, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 तो लूज ये नहीं करते सारे, ये ज्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें से इनकी ज्यादातर ऑक्सीजन स्टेट -2 ही है सब की, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सल्फर देखें -2 भी है जैसे H2S के अंदर है, लेकिन ये +4 भी है जैसे SO2 में है। 2 ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन -2, 2 पे -4, तो सल्फर पे फिर +4। इसी तरह SO3 के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर -2, 3 पे -6 है, तो सल्फर के ऊपर +6 आएगी। आपकी बुक में देखेंगे ना, तो वहां पे H2SO4 का जिक्र किया हुआ है, उसमें भी आपके पास ना 6 आ जाती है। मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ, ये नजर आ रहा होगा ये आपको ना, ये जो फिगर बनी, इस फिगर के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं लाइन में ना एंड पे बिल्कुल, इन H2SO4 सल्फर शोज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +6, यानी वो इसके अंदर भी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +6 आती है। वो भी अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, 4 ऑक्सीजन के ऊपर तो -8 हो जाएगा ना, -2 के हिसाब से -8 हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है +2 होगा, तो दरमियान में फिर जो सल्फर है उसके ऊपर +6 होना चाहिए ना, तो ताकि सल्फर का +6, 2 हाइड्रोजन का +2 मिल के +8 हो जाएंगे, और उधर 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 है, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। तो सल्फर की यहाँ पे +6 निकल रही है ऑक्सीजन स्टेट। उसके बाद है जी ऑक्सीजन के स्टेट्स हैं मुख्तलिफ, वो आप जैसे नॉर्मल पढ़ते भी हैं कि जब ऑक्सीजन की -2 स्टेट्स हो तो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं, जैसे H2O में -2 है ना, और हाइड्रोजन आपको पता है प्लस नॉन मेटल के साथ +1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन +2 होगी तो ऑक्सीजन -2 होगी। ऑक्सीजन की आपको पता है -1 भी होती है, इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं पर ऑक्साइड्स का, जैसे यहाँ पे आप H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें 2 हाइड्रोजन पे तो +2 है, 2 ऑक्सीजन पे भी -2 है, तो एक के हिस्से में फिर -1 आ गया। इसी तरह ये जो -1/2 स्टेट है, इसको हम नाम देते थे सुपर ऑक्साइड का, जैसे ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है KO2 है, जिसमें पोटेशियम जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 ही है, और ऑक्सीजन O2 की फिर -1 होगी, 2 पे -1 है, तो एक के हिस्से में -1/2 आ जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन की +2 भी होती है, जैसे OF2 है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो तो माइनस में ही जाएगा, तो 2 फ्लोरीन पे -2 हो गया, तो ऑक्सीजन पे +2 हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास ये +2 पे चला गया ऑक्सीजन स्टेट। सातवां ग्रुप जो है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सेवन ग्रुप, इनकी सारों के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये सारों का -1 ऑक्सीजन स्टेट ही आती है। कुछ इनकी डिफरेंट भी आती हैं जब ये आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, इनको नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन के आपस में कंपाउंड है, जैसे ICl7 है। अब आपको पता है आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस में जाएगी। 7 क्लोरीन पे अगर -7 है, तो फिर एक आयोडीन के ऊपर +7 आएगा। इसी तरह ये ICl5 में 5 क्लोरीन पे -5, तो आयोडीन पे +5। ICl3 में यहाँ पे 5 ही रह गया, ये 3 होना चाहिए था। ICl3 में क्लोरीन पे -3 होगा, तो आयोडीन पे +3 आ जाएगा। इसी तरह ICl में क्लोरीन -1 है, तो आयोडीन +1 आ जाएगा। तो ये +1 +3 +5 +7 वाली ऑक्सीजन स्टेट ये शो करते हैं। लास्ट है ये 8वां ग्रुप 8A जो एलिमेंट्स हैं, उनके आपको पता है वैलेंस शेल मुकम्मल होते हैं, इसमें से वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते, कोई ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करते, 0 ऑक्सीजन स्टेट के साथ होते हैं। और लास्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं, जैसे आयरन में
+2 भी होती है, +3 +2 को आप फेरस कहते हैं, +3 को आप फेरिक कहते हैं। इस तरह कॉपर होता है, +2 वाले को क्यूप्रिक कहते हैं, +1 वाले को क्यूप्रस कहते हैं, एंड सो ऑन। तो यानी ये काफ़ी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी हमारे पास जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो वेरिएबल होती हैं। वो क्यों होती हैं ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अभी ये टाइम भी हुआ पड़ा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कल इसी ऑक्सीजन स्टेट के शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस करेंगे और फिर आगे इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक है जी, अपनी अटेंडेंस आप लगा दीजिएगा उसमें ग्रुप के अंदर। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।